हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइज, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम का नियम। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने और एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज, अगर एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, तो इनके बीच कैसा फोर्स लगता है? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और वही एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, यहाँ पे रिपल्सन वर्क करता है। बट अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हों, इस कंडीशन में भी इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, जहां से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, पिछले लेक्चर में हम लोग ये तो पढ़ चुके थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन लगता है, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण लगता है और विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज वर्क इन बिटवीन द चार्जेस, चार्ज के बीच में कितना फोर्स वर्क करता है। तो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को न्यूमेरिकली बताने के लिए, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था जिसे कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज is directly proportional to their charges and inversely proportional to the square of distance between these two charges। इसको ऐसे समझो, सपोज करो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, दिस इज चार्ज Q2, और हम दोनों चार्ज को पॉजिटिव ले लेते हैं, ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है एंड बोथ आर पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज है। तो कूलॉम ने बताया कि अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, है ना। इनके चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा इनके बीच वर्क करने वाला फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स। ठीक है, सेकेंड इन्होंने क्या बताया? फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं तो हमको मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है। तो यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं के Q1 Q2/r स्क्वायर। और के को क्या बोलते हैं? के किस प्रकार का कांस्टेंट है? के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युतिकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो F का फॉर्मूला कितना हो गया? F इक्वल्स टू के Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग अगर सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू देखें, फॉर सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू 1 होता है फॉर सीजीएस सिस्टम एंड एयर एज मीडियम, एयर एज मीडियम सीजीएस सिस्टम में, और इन दोनों चार्ज के बीच में अगर एयर मीडियम है तो उस कंडीशन में के का वैल्यू होता है 1, के का वैल्यू 1 होता है। और इस केस में F इक्वल्स टू Q1 Q2/r स्क्वायर। एंड सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है?
डाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइन। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएस सिस्टम में इतना होगा। फॉर एसआई सिस्टम, फॉर एसआई सिस्टम, ठीक है। अब देखो एसआई सिस्टम में K का वैल्यू, एसआई सिस्टम एंड एयर एज ए मीडियम, एयर एज मीडियम, ठीक है। एसआई सिस्टम और एयर मीडियम के रूप में जब यूज किया जाएगा तो उस केस में K का वैल्यू होता है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन, ठीक है। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म और आ गया, Q1 Q2 तो पता है चार्जेज हैं, R इनके बीच का सेपरेशन है, और F क्या है, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेज। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ का अगर हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला देखें तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस फॉर्मूले में देखें F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ए फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर में है। अब देखो अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हों तो उस मीडियम के लिए फोर्स क्या होगा, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है, एप्सिलॉन R को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम में पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन R इज रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। और इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है। जैसे एप्सिलॉन R का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है और वाटर के लिए 81 होता है, 81, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू अलग अलग होता है। एप्सिलॉन R एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो किन्हीं दो चार्ज के बीच में वर्क करने वाले फोर्स के लिए डिसाइडिंग फैक्टर का कार्य करता है। तो मीडियम अगर अलग हो जाएगा तो फोर्स अलग हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझो, देखो दो चार्ज रखे हुए हैं एयर में, तो एयर में फोर्स कितना होगा, इतना होगा। अगर एयर में फोर्स निकालोगे तो इतना होगा। और अगर हम इन्हीं दोनों चार्ज को वाटर में रख दें तो वाटर के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन R का वैल्यू 81 हो जाएगा। तो अगर हम लोग F वाटर देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R का वैल्यू 81 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जो एयर में फोर्स वर्क करेगा, एयर में जो फोर्स वर्क करेगा उससे 81 टाइम्स कम फोर्स वर्क करेगा वाटर में उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां से देखो अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट तो निकल गया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर एप्सिलॉन नॉट का हम लोग यहां से डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का, तो अगर यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई, F नीचे आ जाएगा, F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो Q के लिए डायमेंशन क्या होता है, Q का होता है
80 और इसका भी हो जाएगा 80 अपॉन फोर्स का होता है ml t-2 एंड डिस्टेंस का L2। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो A2T2 अपॉन क्या हो जाएगा ml3t-2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा m-1 L-3 T4A2। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या निकल जाएगा, m-1 L-3 T4A2। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ में क्या है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है एंड वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे चार्ज हमारा Q1 है और यहाँ पे चार्ज हमारा Q2 है। ठीक, दिस इज प्लस एंड दिस इज आल्सो प्लस और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, अब देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो कूलॉम्स लॉ में जितना फोर्स चार्ज Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा। तो अगर Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स क्या है, F21 इसको बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और Q2 भी Q1 पे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इस पे क्या हो जाएगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, अब देखो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को क्या ले, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग वेक्टर ले लें R21, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर इस डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो R21 होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा R12 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 क्या होगा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखो तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R कैप होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R कैप होगा ना, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस R कैप। अभी क्लियर हो जाएगा। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या है F21 क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस इसमें क्या हम लोग लेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन, इस डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को क्या लेंगे R21 का स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, अब देखो F21 हो गया। ठीक, अब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q2 के कारण Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा F12 लगेगा और F12 क्या हो जाएगा, F12 होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। ठीक है, R कैप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस इधर से हम लोग लें क्या होगा R12 का स्क्वायर एंड R कैप। ठीक है, और वी नो दैट R21 इक्वल्स टू माइनस R12, इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, उस केस में हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस F21 और F12 इक्वल्स टू माइनस F21 क्या बोलता है, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रूफ होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो एक्शन रिएक्शन लॉ है कूलोम्स लॉ में भी अप्लाई होता है, यानी कि जितना चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा एंड दिस इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन लॉ। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अनुदिश होगा, या तो टुवर्ड्स चार्ज होगा या तो आउटवर्ड्स चार्ज होगा।
दोनों अगर पॉजिटिव नेचर के हैं तो आउटसाइड द चार्ज होगा इस तरीके से, और अगर दोनों अपोजिट नेचर के होते तो क्या होता, टुवर्ड्स द चार्ज होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, यहाँ से यह क्लियर होता है कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। बात क्लियर हो गई है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस, तो फर्स्ट लिमिटेशन है चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। जो हम लोग कूलॉम्स लॉ में चार्ज की बात करते हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो चार्ज यहाँ पे होना चाहिए ना, चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का साइज है इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इनकी साइज इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए। उस कंडीशन में Q1 Q2 इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। दूसरा, इट मस्ट बी स्टैटिक, इट मस्ट बी स्टैटिक, चार्ज को स्टैटिक होना चाहिए। चार्ज Q1 और Q2 दोनों स्टैटिक होंगे तभी कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करेगा, जिससे कि हमारा एक्चुअल फोर्स जो हम लोग कूलॉम्स लॉ के थ्रू निकालते हैं वह नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है, चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज और इट मस्ट बी स्टैटिक। ठीक है, तो आई होप कूलॉम्स लॉ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।